बेटा प्रोसेस सी जो हमने बनाया उसमें कुछ माल तो प्रोसेस बी से हमने रिसीव किया सबसे पहले, उसके बाद उसमें प्रोसेस सी ने अपने जो जो खर्चे लगाने थे वो खर्चे लगाए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। जो भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था बेटा हमने उसकी क्वांटिटी भी माइनस कर दी और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करी है, कॉस्ट माइनस नहीं करी है, क्योंकि हमारा पर्पस होता है नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनी रहे, क्योंकि वो लॉस नॉर्मल है, मुझे पहले से पता है ऐसा होने वाला, तो हम चाहते हैं उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाए रहे। तो इतना अकाउंट बनाने के बाद बेटा हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस में अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो मेरा खर्चा कितना हो, तो बेटा हम इन सारे खर्चों को ऐड करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू, तो हमारे पास आती है नेट नॉर्मल कॉस्ट, कि हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, एक्सपेंसेस लगाए, कुछ माल हमने पिछले प्रोसेस से रिसीव करा, कुछ नॉर्मल लॉस बिक गया, उसके बिकने की वजह से कुछ पैसे मुझे रिकवर हो गए, तो जो पैसे रिकवर हो गए वो मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। फिर नॉर्मल आउटपुट की 9500 यूनिट का इनपुट किया था, जिसमें से 950 यूनिट खराब हो जानी चाहिए, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 950 यूनिट खराब हो जानी चाहिए, और आउटपुट कितनी बननी चाहिए 8550 यूनिट, ये वो क्वांटिटी जो बननी चाहिए। तो हमने देखा कि अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो खर्चा होता 14,52,500 का और क्वांटिटी होती है 8,550, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट होती है 169.88। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो एक यूनिट की नॉर्मल कॉस्ट, बेटा ये नॉर्मल कॉस्ट है पर यूनिट, तो अब मैं चाहे कस्टमर को कितनी भी क्वांटिटी दूं, एक्सपेक्टेशन तो है कि 8,550 यूनिट दी जाएंगी, लेकिन अगर मैंने इससे कम क्वांटिटी दी या मैंने इससे ज्यादा क्वांटिटी दी, दोनों केसेस में आप कस्टमर से रेट तो नॉर्मली चार्ज करो। रेट कौन सा चार्ज करना है, नॉर्मल। सर हमने आपको रेट बता दिया 169.883, अब आप चाहे कम क्वांटिटी दो चाहे आप ज्यादा क्वांटिटी दो, दोनों केसेस में रेट यही रहे, ठीक है जी। एक्चुअल में आउटपुट बनी 8,400, कम क्वांटिटी, जितनी सोची थी उससे कम क्वांटिटी बनी, यानी कि जितना लॉस सोचा था उससे ज्यादा लॉस हो गया। जो लॉस आपने नहीं सोचा था एक्स्ट्रा हो गया, बेटा वो कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने रहना नहीं देना चाहते, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनने देना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा सर, उसकी कॉस्ट हटाओ, क्वांटिटी भी हटाओ और कॉस्ट भी हटाओ। ये जो 25,483 रुपए बेटा ये कॉस्ट है, क्या है ये, कॉस्ट, जबकि नॉर्मल लॉस किस पे लिखा गया था, रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझ में आ रही, और जो माल एक्चुअल में बना है 8,400 यूनिट कस्टमर के पास वही जाएंगे, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में वही ट्रांसफर होगी और अपनी नॉर्मल कॉस्ट पे ट्रांसफर होगी। बेटा हम कस्टमर से कम या ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करना चाहते, जो भी नॉर्मल रेट है वही का वही चार्ज कर लिया जाएगा कस्टमर से। और नॉर्मल रेट कितना था 169.8, तो जितना भी माल जा रहा है 8,400 यूनिट उसके ऊपर रेट जाएगा 169.8, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में 8,400 यूनिट चलेगी जिसकी टोटल कॉस्ट है ये 14,27,017 रुपए, इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करा। प्रोसेस डी ने सबसे पहले प्रोसेस सी से माल रिसीव करा 8,400 यूनिट, 14,27,017 रुपए हमने बेटा मटेरियल प्रोसेस सी से माल रिसीव करा, उसके ऊपर मटेरियल लगाया, लेबर लगाए, ओवरहेड लगाए, सारे खर्चे लगा। और इस वाले प्रोसेस का नॉर्मल लॉस कितना था 5%, यानी कि 8,400 का जो इनपुट है उसका 5% 420 यूनिट लॉस हो जानी चाहिए, और वो बिक जाएंगी कितने में 42,000 में। 42,000 बेटा क्या है, ये बेटा रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो ये सारा तो खर्चा होता, ये सारा खर्चा होता, और इसको में से 42,000 रुपीज हमारे रिकवर हो जाते, तो नेट कॉस्ट रहती 19,58,000। 8,400 में से 420 यूनिट खराब हो जानी चाहिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आउटपुट आएगी बेटा 7,980। तो इस प्रोसेस अकाउंट में फिलहाल जो खर्चा है बेटा वो 7,980 यूनिट का लिखा हुआ है, कितना 19,58,000, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 245.3634, और अभी तक मैंने अपने प्रोसेस में कोई अब नॉर्मल आइटम रिकॉर्ड नहीं करी, तो जो रेट है बेटा वो भी नॉर्मल है। अब चाहे मैं कस्टमर को अपनी एक्सपेक्टेशन यानी कि 7,980 यूनिट से कम माल दूं या ज्यादा माल दूं, दोनों केसेस में रेट ये नॉर्मल वाला चार्ज करा जाए। हमने फाइनली चेक करा कि एक्चुअल में आउटपुट कितने हैं, बेटा एक्सपेक्टेशन के मुकाबले आउटपुट ज्यादा आ गए, 220 यूनिट ज्यादा बन गई, जबकि इसका खर्चा तो प्रोसेस अकाउंट में लिखा ही नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो हमको 220 यूनिट की कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी, डेबिट साइड पे खर्चा लिखूंगा तब जाके तो माल ट्रांसफर करूंगा। मेरे प्रोसेस अकाउंट में जो क्वांटिटी लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 8,400 माइनस में
420 7,980, जबकि ट्रांसफर कितनी करनी है 8200। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए पहले 200 यूनिट का खर्चा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा आपको अपने प्रोसेस अकाउंट में 220। तो 220 यूनिट की कॉस्ट रिकॉर्ड करी और फाइनली हमने 8,200 यूनिट ट्रांसफर कर दी। रेट अभी भी नॉर्मल है, ऐसा मत समझना सर हमने तो कस्टमर को लूट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बेटा कस्टमर को 1 यूनिट का रेट बता दिया था 245.3634 विच वाज नॉर्मल रेट। अब माल में उसको जितना दूंगा उसके ऊपर वही रेट लगे, ठीक है जी। तो बेटा हमने प्रोसेस सी और प्रोसेस डी बनाया। प्रोसेस बी के अंदर भी बेटा वैसे तो नॉर्मल लॉस था प्रोसेस सी बी में, लेकिन वो बिक नहीं रहा था, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी। क्वांटिटी तो थी, क्वांटिटी कम होगी लेकिन वो बिक ही नहीं रहा। जब बिक नहीं रहा तो उससे मेरी कॉस्ट भी कवर नहीं होगी। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, हम इसी सवाल के साथ नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्या किसका फिनिश गुड्स का बन सकता है? फिनिश गुड्स के अकाउंट में माल जाएगा, बिक जाएगा, वहां पे कोई खर्चा तो नहीं होना। वो फिनिश गुड्स में कुछ ओपनिंग माल पड़ा होगा, कुछ माल आप प्रोसेस डी से भेजोगे, कुछ बिक जाएगा, बाकी तो बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। वहां पर कोई खर्चे नहीं होने, कोई सेल बुक नहीं होनी, कुछ नहीं। पहले समझ लो, छपाई कार्यक्रम बाद में करो। बेटा इन सभी प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले जो जो एंट्रीज वहां पर नजर आ रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रोसेस वाइज। मतलब जैसे प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस हो तो पहले उसको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दे दो, उसके बाद प्रोसेस बी पे जाना है। ऐसा नहीं करना सबकी एंट्री एक साथ डाल दी, पहले प्रोसेस वाइज इसको क्लोज करना है। मतलब क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि डबल लाइन लगानी, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको प्रोसेस वाइज लेकर के चलें। जैसे प्रोसेस 1 में जो प्रोसेस ए है बेटा, इसके अंदर कोई नॉर्मल लॉस, कोई अबनॉर्मल लॉस, कोई अबनॉर्मल गेन नहीं। प्रोसेस बी में हमारे पास नॉर्मल लॉस है 500 यूनिट का, तो ये बेटा नॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट साइड पर क्रॉस एंट्री नजर आएगी हमारे को 2, प्रोसेस बी अकाउंट 500 यूनिट वैल्यू 0। लेकिन खाता तो बेटा वैल्यू से बनता है ना, तो 2 प्रोसेस बी 500 यूनिट नील वेल, तो इसको क्लोज करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ भी क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, यूनिट यहाँ पर 500 खत्म है, इसका कुछ नहीं है। अकाउंट में बेटा रुपए होने चाहिए, रुपए नहीं है तो उस वाली एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता, तो चलेगा। ये तो सिर्फ दिखाया कि वहां पे नॉर्मल लॉस की एंट्री थी, कल को डाउट ना आ जाए ना सर ऊपर तो लिखा हुआ है आपने नीचे लिखा ही नहीं, तो वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आई। अब प्रोसेस सी की बात करते हैं बेटा। प्रोसेस सी में हमने नॉर्मल लॉस देखा 950 यूनिट का होना था, 4 और 47,500 में बिकना चाहिए था, तो नॉर्मल लॉस 2 प्रोसेस सी कितने यूनिट का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 950 यूनिट, और 47,500 मिलते, तो मैंने लॉस रिकॉर्ड कर रखा है 950 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी गई है 47,500। इसी प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस भी है 150 यूनिट, जिसकी कॉस्ट अलग लिखी गई है कि हमारा नुकसान हो गया 25,483 का। कितने का लॉस हो गया बेटा 25,483 रुपए 483, 25,483। अब हम प्रोसेस सी में बेटा हमारे पास टोटल 950 का एक्सपेक्टेड लॉस है और 150 का अनएक्सपेक्टेड लॉस है। स्क्रैप डीलर आया, वो तो हर यूनिट के 50-50 रुपए दे ही देता है आपको, तभी तो 47,500 बने थे। तो स्क्रैप डीलर आया, वो पैसे देगा बेटा, वो इस 950 यूनिट के भी पैसे देगा और 150 यूनिट के भी पैसे देगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। नॉर्मल अब नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लॉस नहीं होता, वो एक ही कैटेगरी का लॉस है।
बस जो तुमने सोच रखा था वो तुमने नॉर्मल बोल दिया, और जो तुमने नहीं सोचा था कि इतना लॉस हो जाएगा वो अब नॉर्मल बोल दिया। लेकिन स्क्रैप डीलर के लिए सारा स्क्रैप एक समान है, वो हर स्क्रैप के लिए आपको वही 50-50 रुपए देके जाएगा। जो 50 रुपए नॉर्मल लॉस के मिलेंगे बेटा वो यहाँ पे लिख देते बाय बैंक, ऐसे मिलेंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बिक जाएगा पैसे आ जाएंगे। तो बाय बैंक बेटा 950 यूनिट के ऊपर 50-50 रुपए के हिसाब से आपको 47,500 मिल जाएंगे। ये वाला अकाउंट तो क्लोज हो गया। इतने ही हमने रिकॉर्ड कर रखे थे, इतने ही आपको मिले। हमने रिकॉर्ड ही उसको कौन सी वैल्यू पे किया था, रियलाइजेबल, तो उतने ही रियलाइज हो जाएंगे हम। लेकिन अब पॉइंट है बेटा इन 150 यूनिट का, 150 यूनिट आपने रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं लिखी हुई, आपने कॉस्ट पे लिखी हुई। आप शोक मना रहे हो, दुख किस चीज का, नुकसान हो। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 25,483। लेकिन इसमें से आपका कुछ नुकसान तो हल्का कर देगा ना वो आपका स्क्रैप डीलर। सर 150 यूनिट के पैसे तो मेरे से ले लो, बाकी देख लो अपने आप। 150 यूनिट के 50-50 रुपए के हिसाब से 7,500। तो जो नुकसान मुझे लग रहा था कि 25,483 का नुकसान है, मैंने कहा देखो ये पड़ा 25,483 का नुकसान, लेकिन इसमें से 7500 तो मिल गए। नेट लॉस आपका कम हो गया। ये जो नेट लॉस है बेटा कॉस्टिंग मिनल से ये चार्ज होगा, आपका फाइनल लॉस थोड़ी 25,483। जो माल खराब हुआ है उसकी कॉस्ट 25,483 है, बट वो 25,483 वाला माल 7,500 में बिक गया, लॉस में बिका ना। वही लॉस आपको रिकॉर्ड करना, और लॉस कितना आ रहा है बेटा वो जाएगा आपके कॉस्टिंग पिनल में। तो भाई पीएनएल अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, 17,983। ये एंट्री हो गई बेटा हमारे पास बैलेंसिंग। तो मैंने प्रोसेस सी की, जो भी ट्रांजैक्शन थी नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस उसको क्लोज कर दिया। सर आपने नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी क्लोज कर दिया, उसके बाद अब नॉर्मल गेन है ना सिर्फ, अब नॉर्मल लॉस है ही नहीं प्रोसेस डी में, तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट तो क्लोज। क्या चीज नॉर्मल लॉस कैसे जाएगा, वैल्यू कहाँ है, वो सेम वैल्यू रियलाइज हो गई। वो तो हमने ऑलरेडी बाकी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल दी ना, ये जो माल ट्रांसफर हुआ है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया, बाकी की कॉस्ट इसमें शामिल है, वो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ऑलरेडी बनी है। और जो चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है वो थोड़ी कॉस्टिंग मिल में जाएगी, एक खर्चे को दो बारी थोड़ी चार्ज करेंगे। वो खर्चा उसकी जो कॉस्ट है 420 यूनिट की कॉस्ट, वो ऑलरेडी इस 8,200 यूनिट के अंदर शामिल है। सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दी, उसकी कॉस्ट वहां पे जा डाली हुई। ट्रीटमेंट यही था कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने रहने, तो हमने हटाया ही नहीं। जब हटाया नहीं तो वो ऑलरेडी वहां पे जुड़ा हुआ है। हाँ सेम अकाउंट में आगे एंट्री होती रहती बिना डबल लाइन लगाए। अब इसको क्लोज ना करते फिर हम प्रोसेस डी की एंट्री लिखते, टू प्रोसेस डी इतनी यूनिट्स इतने में मिल गई, बिल्कुल सेम। अब प्रोसेस डी में बेटा कुछ तो नॉर्मल लॉस है 420 यूनिट, जो कि 42,000 रुपए में बिकनी चाहिए। 42,000 में एक्सपेक्टेशन है जी, 420 यूनिट का नुकसान रहेगा, हमने रिकॉर्ड कर रखा है उम्मीद के मुताबिक। नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस डी, इसको ध्यान से समझना। 420 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, जिसके 42,000 रुपए मिलने चाहिए थी, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और हमने नॉर्मल सिचुएशन अपने अकाउंट में रिकॉर्ड भी कर रखी है। लेकिन इस सवाल में क्या एक्चुअल में 420 यूनिट का लॉस हुआ है? 420 यूनिट का लॉस है नहीं बेटा। जितना लॉस आपने सोचा था कि 420 यूनिट का लॉस हो जाएगा, 7,980 यूनिट बनेगी, नुकसान उससे कम हुआ। 220 यूनिट कम खराब हुई, वो आपकी अब नॉर्मल गेन बन गई। तो इस वाली अब नॉर्मल गेन की एंट्री को भी अब नॉर्मल गेन में शिफ्ट करते हैं। 220 यूनिट 53,980 बाय प्रोसेस डी कितना था? 53,980। अब ये एंट्रीज हमने यहां पर पोस्ट कर लिया। जरा सोचो, आपने सोचा था कि 420 यूनिट का लॉस हो जाएगा, आपने स्क्रैप डीलर को भी फोन करके बुला लिया, आ जाओ भाई साहब 420 यूनिट का स्क्रैप होने वाला। स्क्रैप डीलर आया और उसने वहां पर देखा कि स्क्रैप एक्चुअल में कितना है। 420 में से 220 तो बच गई, तो एक्चुअल में स्क्रैप कितना है 200, और वो तुम्हारे को यहां से भी नजर आ जाएगा प्रोसेस अकाउंट से कितने की इनपुट करी थी 8400, और आउटपुट कितने की आ गई, तो नेट लॉस कितने का बना सिर्फ 200 का।
तो नुकसान आपके पास एक्चुअल में केवल 200 का है, एक्सपेक्टेशन तो आपको 420 की थी, रिकॉर्डिंग भी कर दी 420 के पैसे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे क्या? तो स्क्रैप डीलर आएगा, बोला भाई तो देखो ऐसे मजाक मत किया करो, क्वांटिटी सिर्फ कितनी है तुम्हारे पास 200, तो पैसे सिर्फ कितने के मिलेंगे, रेट वही लगेगा 100 रुपए, जैसे 420 के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन नुकसान केवल 200 यूनिट का हुआ है, तो पैसे सिर्फ 200 के ऊपर ही मिलेंगे। बात समझ में आ गई? पैसे मिलेंगे बेटा 20,000, ठीक है जी। बाकी की 220 यूनिट सेव हो गई। अब जरा इस अब नॉर्मल गेन को देखते हैं, ध्यान से समझो। अब नॉर्मल गेन में हमने 220 यूनिट लिख दी और हम बहुत खुश है, गेन हुआ है ना। अब बेटा हमारे को प्रॉफिट है 53,980। क्या ये सारा का सारा अब नॉर्मल है? ये सोचो सर, ये वो 220 यूनिट है जो बहुत जाबाज थी, मौत के मुंह से बाहर आएंगी, ऐसे तो वही के साथ आपने तो सोच लिया था ये तो स्क्रैप है, और कोई बात नहीं बाबू को रिया कोई बात, तो ये तो स्क्रैप है, लेकिन वो एक्चुअल में सेव हो गई। अब वो सेव हो गई। अब नॉर्मली इसके साथ क्या होना चाहिए था सर? ये स्क्रैप होनी चाहिए। नॉर्मली ये 220 यूनिट क्या होनी चाहिए थी? स्क्रैप। लेकिन अब नॉर्मली क्या हो गया सर? ये 220 यूनिट हो गई सेव। सेव होने के बाद हमने इसकी कॉस्ट चेक करी सर, ये तो 53,980 का माल निकला, मजे हो गए। लेकिन अगर ये खराब हो जाता वहीं के वहीं, तो क्या इसकी वर्थ जीरो थी? सर ये बिकता, उस स्क्रैप डीलर तो कुछ तो देके जाता। अगर ये 220 यूनिट वहीं के वहीं खराब हो जाती, तो भी बेटा इसके ऊपर 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको मिलते, जैसे और स्क्रैप यूनिट के ऊपर मिलते हैं। तो हमारी वर्थ कितनी होती इस माल की? तो नॉर्मल सिचुएशन में ये 220 यूनिट की वर्थ होती 22,000, बट क्योंकि अब नॉर्मली सेव हो गई, तो अब इसकी वर्थ कितनी है? 53,980। आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, अब नॉर्मल वाला पार्ट, वो इनका डिफरेंस है। टोटल 53,980 वैल्यू बन रही है आज की डेट में, लेकिन इसमें से 22,000 तो नॉर्मली होता। अगर सब कुछ नॉर्मल चल जाता तो 22,000 तो आपको वैसे भी मिलते। सेव होने की वजह से अब कितनी वर्थ हो गई इसकी सर? 53,980। डिफरेंस कितने का है? ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कॉस्टिंग बिल में जाना चाहिए, ठीक है जी। और ये कैसे आएगा अकाउंट में वो भी देखिए। सर 420 यूनिट का लॉस रिकॉर्ड करा था, जिसमें से 200 तो एक्चुअल लॉस हो गई और बाकी की 220 सेव हो गई। लॉस हमारा नॉर्मल वाला, उसकी जो कॉस्ट थी वो हमने उसकी रियलाइजेबल वैल्यू अपनी कॉस्ट में से घटा दी थी, हाँ, लेकिन वो घटी ही नहीं, असली में उसकी तो वैल्यू कुछ और मिल गई। तो सुनो बेटा ध्यान से, 420 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड था, जिसमें से 200 यूनिट का लॉस तो हुआ और 220 यूनिट सेव हो गई। ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगी बेटा? अब नॉर्मल गेन में। तो 22,000 की वर्थ आएगी बेटा। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो कितने मिलते? 22,000। और लेकिन अब वो यूनिट सेव हो गई अब नॉर्मल गेन वाली। टू नॉर्मल लॉस, सर 220 यूनिट सेव हो गई, 22,000 रुपए की इसकी ओरिजिनल वर्थ थी, लेकिन सेव होने के बाद वर्थ कितनी बनी है? 53,980। डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, जो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डिफरेंस आया था बेटा? 31,980। अब समझने के लिए चाहे तुम इस वाली कैलकुलेशन का सहारा लो, चाहे तुम अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालो, दोनों केसेस में एक ही प्रॉफिट आएगा। कहानी समझ में आई है कि कैसा हो रहा है? 220 यूनिट बिक जाती अगर वो खराब हो जाती नॉर्मली, लेकिन वो खराब ही नहीं, वो सेव हो गई। तो वो जब सेव हुई तो वो कहां पर ट्रांसफर कर दी गई? अब नॉर्मल गेन पे। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर उन 220 यूनिट की वर्थ कितनी थी? 22,000। तो बेटा नॉर्मल लॉस अकाउंट उसको बोलेगा, देख मैंने तो इसको 22,000 रुपए लिख रखे थे, लेकिन अभी माल बच गया तो तू ले जा, लेकिन 22,000 तो है ना मेरे, 22,000 तो मेरे। वो बोलेगा ठीक है। सेव होने के बाद माल की वैल्यू कितनी होगी? 53,980। लेकिन इसमें से 22,000 तो किसकी वजह से? नॉर्मल लॉस की वजह से। बाकी का 31,980 अब नॉर्मल पार्ट है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को ध्यान से बनाना है अब नॉर्मल गेन वाले। जितना माल सोचा था उससे कम लॉस हुआ है तो कम ही बिकेगा, लेकिन जो बच गया उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो? अब नॉर्मल गेन में। एक अब नॉर्मल गेन की एंट्री कहां से आ गई? प्रोसेस डी से। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट।
ठीक है, सवाल अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी वैसे, लेकिन समझने वाली कहानी हमने डिस्कस कर ली कि 31,980 का आपका नेट प्रॉफिट बनता है, क्योंकि अगर नॉर्मल चलता तो 22,000 का माल था, और अब नॉर्मल हो गया तो 53,980 का माल बन गया, तो डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास? 31,980 रुपए का अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा केवल पीएनएल। ठीक है, किसके सामने? अरे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना तो लिखो बाय बैंक 0। ना सोचा था ना आएगा। जी बेटा, सभी बच्चों को अकाउंट समझ में आ रहे हैं? प्रोसेस वाइज लेकर के चलना है। पहले हमने प्रोसेस सी से जो ट्रांजैक्शन बनती थी नॉर्मल लॉस की, अब नॉर्मल लॉस की वो क्लोज करी, फिर अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन की प्रोसेस डी की वो ट्रांजैक्शन क्लोज करी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाँ जी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़े। A product passes through two processes. The output of process 1 becomes the input of process 2. एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाएगी। And output of process 2 is transferred to warehouse of finished goods से बेटा उसको warehouse में ट्रांसफर कर देंगे। The quantity of raw material introduced into process 1 is 20,000 किलोग्राम at rupees 10। ये इनपुट है। तो बेटा फर्स्ट प्रोसेस में डेबिट साइड पर 20,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए की वैल्यू। The cost and output data for the month under review are as under। तो बेटा हमारे पास कुछ और खर्चे दे रखे हैं प्रोसेस 1 और 2 के। डायरेक्ट मटेरियल ऊपर वाला खर्चा 2 लाख रुपए का तो है, उसके अलावा और मटेरियल लग रहा है 60,000 और 40,000। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड खर्चे 3 है। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बेटा हमारे को दे रही है, फर्स्ट प्रोसेस में 8% लॉस एक्सपेक्टेड है, तो ये नॉर्मल लॉस है। प्रोसेस बी के अंदर 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 2 में। आउटपुट एक्चुअल वाली आपको दे रही है बेटा, अगर सवाल में एक्चुअल आउटपुट ना दे रखी हो, आप कभी भी अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट दे रखी होती तभी तो आप कंपेयर करते हो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ये आउटपुट आनी चाहिए थी, और एक्चुअल में ये आउटपुट आ गई, तभी तो आप कंपेयर करके निकालते हो कि भैया हाँ यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन है। तो एक्चुअल आउटपुट अगर किसी सवाल में नहीं है, ना ही उसके बारे में कोई ज्ञान है, तो आप उस सवाल में अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन नहीं ढूंढो, नहीं मिलेगा। लॉस का रेट आपको दे रखा है 2 रुपए, और बी का प्रोसेस 2 में दे रखा है 3 रुपए। The company's policy is to fix the selling price of the end product in such a way as to yield a profit of 20% on selling price। बेटा हमें फाइनल अपनी जो कॉस्ट आएगी यानी कि प्रोसेस 2 से, जैसे यहाँ पर फाइनल कॉस्ट प्रोसेस डी से आ गई 169.88, प्रोसेस डी से नहीं सॉरी प्रोसेस डी से जो हमारी फाइनल कॉस्ट आ गई बेटा 245.34। अब ये जो फाइनल कॉस्ट है बेटा, इसमें मुझे 20% प्रॉफिट ऐड करना है, लेकिन वो प्रॉफिट किसके ऊपर है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखना, पहले अपने प्रोसेस ए और बी को प्रिपेयर कर लेंगे। प्रोसेस बी की जो फाइनल कॉस्ट आएगी उसमें आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। मांगा गया क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। तो पहले हमको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, उसके बाद हम बनाएंगे ढूंढेंगे सेलिंग प्राइस। प्रोसेस ए अकाउंट, अच्छा 1 प्रोसेस 1 अकाउंट। हाँ जी बेटा, यूनिट्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 में यूनिट्स एंड अमाउंट, हाँ जी बेटा, सबसे पहले इनपुट 10,000 यूनिट, क्या रेट है? अच्छा 20,000 यूनिट है 10 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख का माल है। इसके बाद आपने बेटा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, तो 60 40 39
60,000 का मटेरियल है बेटा, 40,000 के लेबर है और 39,000 का ओवर है। और इस सवाल में आपको नॉर्मल लॉस की बेटा परसेंटेज भी दे रखी है। तो इनपुट का यानी कि 20,000 का 8% 1600 यूनिट, जो कि बिकेगा 2 रुपए के हिसाब से। तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो बेटा यही कहानी थी इस सवाल की। और आउटपुट कितनी आती है और खर्चा कितना रहता है? नॉर्मल कोस्ट कितनी रहती है बेटा? 3,39,000 माइनस 3200, 3,35,800। बेटा डेबिट साइड पे सभी खर्चों का टोटल करेंगे, उसमें से बेटा ये लॉस माइनस कर देंगे, फिर इसमें से डिवाइड करेंगे बेटा यूनिट। 20,000 माइनस में 1600, 18,400। तो एक यूनिट का रेट आ जाएगा बेटा 18.25। तो नॉर्मल कोस्ट पर यूनिट 18.25 पर यूनिट। कोई दिक्कत इसमें? चलो, एक्चुअल में जो आउटपुट बेटा हमारे को सवाल में दे रखी है वो है 18,000। एक्सपेक्टेशन तो थी 18,400, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आई है 18,000, यानी कि इस सवाल में अब नॉर्मल लॉस है 400 यूनिट कम बनी है, इसका मतलब खराब होगी। तो बेटा बाय अब नॉर्मल, अब हम पहली बारी अब नॉर्मल लॉस लिख रहे हैं, रेट ढूंढ लिया है उसके बाद अब नॉर्मल लॉस लिख रहे हैं। तो 400 यूनिट का बेटा अब नॉर्मल लॉस है, जिसका रेट कोस्ट पे लिखा जाएगा बेटा 18.25 73। तो 7300 की कोस्ट वाला माल खराब हो गया अब नॉर्मल। बाकी का माल बेटा हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोसेस 2। कितना माल सर? 18,000। जो एक्चुअल में आउटपुट है ये बेटा वो 18,000 है, रेट उसका 18.25 लगेगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना चाहो वो भी हो सकता है, कैलकुलेट करना चाहो क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके तो भी सेम आएगा, यानी कि अकाउंट आपको टैली मिलेगा। तो ये हो गया जी प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 में सॉरी प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में बेटा हमने माल ट्रांसफर कर दिया 18,000 यूनिट, 3,28,500। चलो प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे बेटा। 18,400 यूनिट की आउटपुट आनी चाहिए थी और 18,000 यूनिट की आउटपुट आई है। 400 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, तो अब नॉर्मल लॉस हो। एक्चुअल आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट से कंपेयर करके मिले। प्रोसेस 2 तो बेटा पहली एंट्री तो प्रोसेस 2 में कहां से आएगी? प्रोसेस 1 से जो 18,000 यूनिट ट्रांसफर हुई है बेटा वो। तो एंट्रीज करेंगे बेटा। सबसे पहले टू प्रोसेस 1 18,000 यूनिट आ गई, जिसकी वैल्यू थी बेटा 3,28,500। अब प्रोसेस 2 ने बेटा अपना खर्चा करना शुरू करा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। 40 30 40 250। और अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो बेटा इस प्रोसेस में भी लॉस होता 5%। 18,000 का 5% कितना? और ये 900 यूनिट बेटा 3-3 रुपए के हिसाब से बिक जाती, 2700 मिल जाती। तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो बेटा ये हो जाता खर्चा, और उसमें से मिल जाते 2700। तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी आती? नॉर्मल कॉस्ट 4,32,000। और नॉर्मल आउटपुट कितनी आती? 18,000 में से 900 का लॉस हो जाता तो आउटपुट आती बेटा 17,100 यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है?
तो बेटा ये होगी नॉर्मल कॉस्ट, जबकि इस सवाल में जो बेटा आपको एक्चुअल में आउटपुट दे रखी है वो है 17,400। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट बन गई। यहां पर बेटा 300 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, तो ये हो गया अब नॉर्मल गेन। बननी चाहिए थी 17,100, 900 का लॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉस कम हुआ, 900 की बजाय सिर्फ 600 का हुआ। इसकी वजह से कितनी यूनिट सेव हो गई हमारे पास? 300। बड़े 300 यूनिट प्रोसेस में लिखनी पड़ेगी पहले आपको, क्योंकि आपके प्रोसेस में तो 17,100 लिखी हुई है, लेकिन बनी 17,400 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 अब नॉर्मल गेन 300 यूनिट बेटा यहां पर लिखी जाएंगी एट नॉर्मल रेट विच इज 25.5। और अब मैं फिनिश अपने वेयर हाउस में माल ट्रांसफर कर दूंगा, जितना भी बना है। कितना बना है? 17,400 एक्चुअल में यूनिट बनी है बेटा, वो ट्रांसफर हो जाएंगी आगे, और रेट लगेगा नॉर्मल। तो 17,400 ₹25.50 पे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या वैल्यू है? 443,733। बेटा ये अकाउंट आपका टैली है, आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे जो माल ट्रांसफर हो रहा है। वेयर हाउस, बेटा इस क्वेश्चन में बोला था वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है, सेकंड लाइन। हमने वेयर हाउस के अंदर माल ट्रांसफर करना है 17,400, स्टार्टिंग में सेकंड लाइन। अब बेटा हमारे पास कॉस्ट आ गई है दोनों प्रोसेस के बाद ₹25.50 पर यूनिट। फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन ने केवल प्रोसेस अकाउंट मांगे, हमने बना दी। सेकंड पॉइंट में कह रहे थे मुझे सेलिंग प्राइस बताओ ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए सेल प्राइस। बेटा सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस आपको ढूंढना है और प्रॉफिट चेक को सेल का 20%। बेटा जिस पे प्रॉफिट डिपेंडेंट हो वो चीज सवाल में ना हो, हम उसको 100 मान लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 20 है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी रह गई? 80। और कॉस्ट तो आपके पास है ना बेटा 25.5। एक यूनिट की फाइनल कॉस्ट है बेटा 25.5। तो अगर 80 की वैल्यू इतनी तो 100 की वैल्यू कितनी? तो बेटा ये आपका सेलिंग प्राइस है, ताकि आपको सेल्स पर 20% प्रॉफिट हो जाए। कम से कम ये कैलकुलेशन पे तो बिल्कुल नहीं अटकना है बेटा किसी ने भी। कई बार हुई है, और मेरे सब्जेक्ट में नहीं, अकाउंट्स में भी कई बार हुई होगी। बेटा सवाल नंबर 4 देखो, 4 जो चीज मांगेगा सवाल सिर्फ वही करना। मुश्किल से कोई 1-2 सवाल में मांगेगा नॉर्मल लॉस ऑफ नॉर्मल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, a product passes through two processes A and B during the year 2011. The input of to process A of basic raw material was 8,000 units at ₹9। तो बेटा हमने फर्स्ट प्रोसेस में 8,000 यूनिट कच्चा माल डाला 9 रुपए के हिसाब से। The other information for the year is as follows। प्रोसेस A और B की इंफॉर्मेशन, आउटपुट बता रखी है बेटा एक्चुअली। इसका मतलब इस सवाल में आप नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस ढूंढ पाओगे। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज भी दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 2 रुपए और 10 रुपए, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बता रखा है, सेलिंग प्राइस भी बता रखा है। सेलिंग प्राइस नॉर्मली बेटा जब लास्ट प्रोसेस होता है उसी का बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहा है? ए का भी बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बेटा फैब्रिक से गारमेंट्स बनाते हैं, यार्न से फैब्रिक बनाते हैं और फैब्रिक से गारमेंट बनाते हैं। अब फैब्रिक हमारे लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लेकिन फैब्रिक भी तो मार्केट में बिकता है, तो हमने फैब्रिक भी बेचना शुरू कर दिया। तो हमने फर्स्ट प्रोसेस से जो आउटपुट बनाई फैब्रिक, वो भी सेल हो रही है 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और जो हमारे सेकंड प्रोसेस की आउटपुट है
गारमेंट्स वो भी बिक रहे 25 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रोसेस 1 से सारा का सारा माल प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ माल बिक जाएगा, इसीलिए उसने ऐसी कहानी सुनाई है हमारी। The overheads of 17,400 were recovered as a percentage of direct wages. Absorption rate बता रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के अकॉर्डिंग अब्सॉर्ब करना है। तो आप अपने 17,400 को या तो वेजेस के ऊपर परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो वेजेस की रेशियो में बांट दो, तब भी एक ही बात। वेजेस की रेशियो कितनी नजर आ रही है? 12,000 और 24,000 है ना, 1:2। 1:2 की रेशियो में 17,400 बांटने की बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे को दे रखे 5,000। दे आर नॉट एलोकेटेड टू द प्रोसेस। 17,400 तो वेजेस की रेशियो बटने, लेकिन 5,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस प्रोसेस के अंदर नहीं बट, ये बेटा बाद में पीनल अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। ऐसा खर्चा जो किसी भी प्रोसेस से चार्ज नहीं हुआ वो पीनल से चार्ज हो जाएगा। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में भी तो करते थे, ऐसा खर्चा जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज नहीं हुआ पोस्टिंग पीनल से चार्ज हो जाएगा, तो ये वहां से चार्ज होगा 5,000 रुपए। बस ये आपको बनाने। दे आर नॉट एलोकेटेड टू द प्रोसेस। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस ए का 2/3 जाएगा, बाकी 1/3 बिक जाएगा। तो 1/3 बेचना है, 2/3 प्रोसेस 2 के पास दे देना। अब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं ए और बी।